हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपका स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो विद अरुणा गुप्ता मैम पर करती हूँ। आज मैं लेके आई हूँ क्लास 10th का चैप्टर जो कि आपका है कृषि। ये 4th नंबर का चैप्टर है आपका। और आज इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे, आप इम्पोर्टेंट नोट्स पढ़ेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा मेरे ये जो एक पाठ का निचोड़ है पूरा। और आपके लिए ये देखिएगा कि 99% मैं उम्मीद करती हूँ कि इसी में से आपसे क्वेश्चंस पुट अप हो जाएंगे आपके एग्जाम्स में। तो ध्यान से इनको आप वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में और याद भी कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। शुरू करते हैं। ये अति लघु और लघु उत्तरीय दोनों ही प्रकार के प्रश्न आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे। नोट्स है ये आपके, तो नोट्स को ही मैंने क्या है कि क्वेश्चन फॉर्म में ले दिया आपके लिए, ताकि आप लोगों को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और आपको इजीली समझ में भी आ जाए। शुरू करते हैं। पहला मैंने लिया है आपका क्वेश्चन, रोपण कृषि क्या है। रोपण कृषि एक व्यावसायिक कृषि प्रणाली है, यानी ऐसी कृषि की एक ऐसा सिस्टम है जिसमें व्यवसाय के लिए जो है फसल को बोया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक बहुत बड़ा भूभाग हमें चाहिए होता है। भूभाग यानी बहुत बड़ी जमीन का टुकड़ा हमें चाहिए होता है और इसमें एक ही प्रकार की फसल उगाई जाती है, जैसे कि चाय, कॉफी, रबर, केला आदि। इसमें मल्टीपल क्रॉप्स नहीं उगाई जाती, इसमें एक ही प्रकार की। और किस लिए? व्यवसाय के लिए। यह वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है, यानी एक व्यवसाय वाली कृषि का ही एक प्रकार है रोपण कृषि, जिसमें बड़े पैमाने पर श्रम यानी मेहनत की जरूरत होती है, श्रमिक की जरूरत होती है और पूंजी की आवश्यकता भी होती है। पूंजी यानी आपकी जो मनी है, आपका जो धन है, पैसा है, वो भी इस कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ज़्यादा पैसा, ज़्यादा श्रम और ज़्यादा भूभाग यानी जमीन। और इसका उद्देश्य क्या है? व्यवसाय के लिए लाभ कमाना। जो कृषि व्यवसाय के लिए लाभ कमाने के लिए की जाती है उसको हम वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं? इसकी विशेषताएं हैं, इसके अंदर सबसे पहली बात तो एकल फसल उगाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए यही क्वेश्चन एक नंबर में, तो आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। और यदि आपसे पूछा जाए 5 मार्क्स में ये, या फिर 3 मार्क्स में, या फिर आपका जो है आपका पूछा जाए ये कि 5 नंबर में, 4 नंबर में, या फिर अनुच्छेद के रूप में भी आता है, तो भी आप इसके क्वेश्चंस को बिल्कुल ठीक ठाक करेंगे। एकल फसल एक बड़े क्षेत्र में केवल एक ही फसल उगाई जाती है इसमें, जैसे कि चाय या फिर कॉफी के बागान। व्यावसायिक उद्देश्य क्या है इसका? यह कृषि बड़े पैमाने पर उत्पादन करती है और व्यावसायिक लाभ कमाने के लिए की जाती है। श्रम और पूंजी गहन, यानी कि श्रम और पूंजी यानी पैसा की बहुत आवश्यकता होती है इसमें। गहन का अर्थ है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में। इसमें बड़ी मात्रा में श्रम और पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। निवेश यानी कि इसमें इन्वेस्ट करने की इसमें ज़रूरत होती है। प्रसंस्करण होता है इसका कि उत्पादन का प्रसंस्करण या तो खेत पर ही या निकटवर्ती कारखानों में किया जाता है। यानी कि या तो खेत में ही आप क्या करेंगे, इसको जो क्रॉप उग जाएगी, उस क्रॉप जब पक जाएगी तो उसको यूज़ करने लायक जो आप निकालेंगे, तो या तो उसमें कारखानों में उसको प्रसंस्करण किया जाएगा इसका, या फिर खेत में ही मशीन वगैरह लगा करके वहीं पे हो जाती है। परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन की, उत्पादन को बाजार तक पहुंचाने के लिए एक मजबूत परिवहन या नेटवर्क की आवश्यकता इसके अंदर होती है। और उदाहरण के लिए जैसे भारत में क्या है, चाय असम, दार्जिलिंग में उगाई जाती है। कॉफ़ी जो हम लोग पीते हैं, ड्रिंक है हमारा, रबर, केला, नारियल आदि। और मलेशिया में हमें सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलती है? रबड़। यानी कि रबड़ जो है वो वहाँ की रोपण कृषि है। कहाँ की? मलेशिया की। ब्राज़ील का जो कहवा, कहवा यानी जिसे हम कॉफ़ी बोलते हैं, वो ब्राज़ील में एक रोपण कृषि में आता है। और बच्चों एक चीज़ और कि जैसे आपको ये बताया गया, हमने बताया, यहाँ देखिए, परिवहन। परिवहन की
आप देखो, जब हम इसको व्यवसाय करने के लिए काम कर रहे हैं तो एक राज्य से दूसरे राज्य में या फिर एक देश से दूसरे देश में हम इसका व्यापार करेंगे तो हमें मजबूत परिवहन की यानी ट्रांसपोर्टेशन की इसमें ज़रूरत होती है। फिर सेकंड आपके लिए हम क्वेश्चन लेके आए हैं, रबड़ किस क्षेत्र की फसल है? रबड़ जो फसल है वो कैसे जलवायु में उगाई जाती है? उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु जैसे कि केरल की है, तमिलनाडु की है, कर्नाटक की है आदि, ऐसी जगह पर क्या उगाई जाती है? हमारी रबड़ जो है, रबड़ की फसल ऐसे ही जलवायु में उगाई जाती है। कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो ऐसा कौन सी कृषि की प्रणाली है? अभी आपको ऊपर बताया मैंने कि एक ही फसल होगी पूरे एक बड़े क्षेत्र में, जिसे हमने रोपण कृषि का भी नाम दिया है। ये कृषि होती है वाणिज्यिक कृषि, जो व्यवसाय के लिए की जाती है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका अक्सर एग्जाम में आता है, वो है किस फसल को सुनहरी रेशा कहा जाता है? गोल्डन फाइबर के नाम से कौन सी जो ऐसी फसल है वो कौन सी है? जूट। जूट को सुनहरी रेशा के नाम से जाना जाता है। जूट का उपयोग किस में होता है? रस्सियां बनाने में, बैग, कपड़े और अन्य दैनिक जीवन के उत्पाद बनाने के लिए भी जूट का प्रयोग होता है। और जूट का प्रयोग जो है वो आप देखोगे बोरी वगैरह बनाने के लिए, कट्टे बनाने के लिए, इनमें भी जूट का प्रयोग किया जाता है। कौन सी फसलें उगाने में भूमि की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ती है? तो कौन सी ऐसी फसलें हैं जिसमें जब हम उगाते हैं इनको खेत में, तो भूमि की जो उर्वरता है यानी कि उसमें जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ती है? तो वो है, जैसे हमने दलहन, दलहन यानी कि दालें, और ज्वार, मक्का जैसी आदि फसलें हैं जो अगर हम उसे भूमि में यानी कि हम उसकी खेती करते हैं तो खेत में उसकी प्राकृतिक रूप में ही उसमें फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं होती, फिर वो अपने आप ही जो है जमीन को फर्टिलाइज कर देती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड आपकी दूध क्रांति यानी कि श्वेत क्रांति को बोला जाता है। दूध उत्पादन में वृद्धि करने को श्वेत क्रांति या फिर ऑपरेशन फ्लड इसको नाम दिया है। ऑर्गेनिक कृषि क्या है? ऑर्गेनिक कृषि को हम जैविक कृषि भी कहते हैं। ऑर्गेनिक से अर्थ है कि जिसमें हम केमिकल का यूज नहीं करते और जो है जैविक जो खाद वगैरह का यूज करते हैं, बीज वगैरह कीटनाशक होते हैं, सब हम जैविक यूज करते हैं, बायो। प्राकृतिक तरीकों से कृषि उर्वरकों, कीटनाशकों का प्रयोग न करके हम क्या करते हैं? कृषि करने को कार्बनिक कृषि या फिर ऑर्गेनिक कृषि, जैविक कृषि, ये तीन नाम इसके हैं। कोई भी इसका आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि ऑर्गेनिक कृषि की ही बात हो रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो कोई बात नहीं, आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, चावल की खेती। चावल की खेती के लिए उपयुक्त कोई दो भौगोलिक परिस्थितियां हमें लिखनी है कि चावल की खेती हम किन परिस्थितियों में कर सकते हैं। चावल के लिए उच्च उत्पादन की आवश्यकता होती है, उच्च तापमान, सॉरी, टेम्परेचर जो है वो हाई टेम्परेचर हमें जरूरत होती है। इसमें 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर हमें चाहिए, यानी कि गर्मी का मौसम जो होता है। और उच्च आर्द्रता चाहिए। आर्द्रता बोले तो नमी, नमी हमें चाहिए इसके लिए। उच्च तापमान भी चाहिए और नमी भी चाहिए। और साथ में हमें चाहिए 100 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा। वर्षा की कमी नहीं होनी चाहिए। वर्षा का मतलब है पानी। पानी हमें इस चावल की खेती के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि पानी की कमी चावल में रह गई तो चावल उग नहीं पाएंगे, या फिर उसमें बीज जो होगा वो फूल नहीं पाएगा, चावल जो है सूख जाएगा। चाय का पौधा किस जलवायु में उगाया जाता है? तो अभी मैंने आपको भी ऊपर भी बताया था कि उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु चाहिए, किसके लिए? चाय के पौधे के लिए। फिर ये दोबारा से रिपीट हुआ है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ये है दूध उत्पादन में वृद्धि के से संबंधित है, जिसे हम श्वेत क्रांति के नाम से भी जानते हैं। देखो बच्चों, ये तो 3-3 बार रिपीट हो गया, ये टाइपिंग में हो गया तो कोई नहीं, आपको बता तो दिया ही है, आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिए और समझिए 3-3 बार रिपीट हुआ है तो ये ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये
फसल होती है जायद ऋतु की, किन्हीं दो फसलों का नाम बताना है। यानी कि जायद में जो फसल उगाई जाती है वो जायद की फसलें कौन सी होती हैं, जैसे तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरे, ये सब हमारी किस चीज की हैं, जायद की फसलें हैं। ये रबी और खरीफ दोनों फसलों के बीच में बोई जाने वाली फसलें हैं। अब चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां कौन सी हैं, इसका वर्णन हम कर रहे हैं। जो आपके 5 नंबर में पूछा जाए, अगर आपसे 2 या 3 नंबर में पूछा जाता है तो ऊपर जो एक्सप्लेन किया है काफी है। लेकिन यहाँ पर अगर 5 नंबर में आपसे आता है क्वेश्चन कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करना है, तो आप बताएंगे कि चावल की खेती के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां जरूरी हैं। पहला, चावल की खेती के लिए तापमान जो है वो करीब 250, 250 नहीं है, तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए। ये जीरो काट दीजिएगा बच्चों, ये जीरो लग गई, डिग्री होना चाहिए यहाँ पे, ये आप इसको डिग्री बनाइएगा। ओके, यहाँ पे लिख के बता देती हूँ आपको ऐसे, इससे ज्यादा का तापमान होना चाहिए। चावल के लिए आर्द्रता, आर्द्रता यानी कि नमी जो है वो कितनी होनी चाहिए, करीब 100 सेंटीमीटर से ज्यादा उसमें बारिश की या वर्षा की या पानी की जरूरत है। जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है वहां पर सिंचाई के द्वारा जो है तभी को चावल को उगाया जा सकता है, अदरवाइज वहां पर चावल नहीं उगाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेय फसल का नाम बताना है और उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण करना है। जैसे कि चाय, पेय फसल कौन सी होती है, चाय, कॉफी, ये। तो इसको कौन कौन सी परिस्थितियां चाहिए। चाय एक प्रमुख फसल है, वो भी पीने वाली, पेय, पेय यानी पीने वाली फसल है। इसको उगाने हेतु अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों की जरूरत होती है। जैसे कि चाय की फसल के लिए उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु सही रहती है। इसकी उपज के लिए पर्याप्त जल निकास वाले ढलाव इलाके, जिनकी मिट्टी में प्रचुर मात्रा में ह्यूमस और जीवांश हों, उपयुक्त होते हैं। यानी कि जल तो जरूरी है इसके लिए, बहुत जरूरी है जल, लेकिन जल जो है वो आए और रुके ना, निकलता रहे, और वहां पर ह्यूमस होनी चाहिए, नमी रहनी चाहिए। इसकी झाड़ियों की वृद्धि के लिए साल भर कुपोषण, पाला रहित और नम जलवायु की जरूरत होती है। यानी कि ये को ये को हटा दीजिएगा। जो इसकी झाड़ियां यानी कि जो चाय होती है, चाय के बागान लगे होते हैं और इनकी पत्तियों को चुना जाता है, तो इसको झाड़ियां बोला जाता है। तो झाड़ियों को ज्यादा अच्छा फसल देने के लिए क्या करना है, इसके लिए एक तो पोषण होना चाहिए, फिर पाला रहित यानी कि ओस नहीं पड़नी चाहिए, और नम जलवायु की जरूरत होती है। नम जलवायु का मतलब है नमी वाली जो जलवायु है, यानी पानी वाली, ह्यूमस। इसकी कोमल पत्तियों को के विकास हेतु वर्ष भर लगातार वर्षा की बौछारें जरूरी होती हैं। अगर हमें चाय की खेती करनी है तो वर्ष भर, पूरे साल भर जो है बारिश की जो है छींटे उस पर पड़नी चाहिए। यानी कि आप समझिए, मैंने अभी नम जलवायु का बताया, तो बारिश की छींटे पड़ेंगी तो अपने आप ही नमी वहां पे होगी, है ना। और पाला रहित भी होगा, क्योंकि वो तो बारिश की छींटे पड़ रही है तो पाला पड़ने का तो कोई मतलब ही नहीं। भारत की एक खाद्य फसल का हमें नाम बताना है और इसको, ये जहाँ पैदा होती है उन क्षेत्रों का विवरण भी हमें देना है। तो चावल, हम चावल को लेते हैं, तो चावल अभी हमने ऊपर भी बात करी है। चाय, जो चावल है वो भारत की एक मुख्य खाद्य फसल में से है। पहले नंबर पे हमारे भारत के अंदर चावल खाया जाता है, फिर गेहूं निम्नलिखित इलाकों में पैदा होता है, जैसे तटीय क्षेत्र, डेल्टाई प्रदेश और उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी मैदान। तो इसका मैप मैं आपको दिखाऊंगी अभी आगे चल के, मैप के जरिए मैं आपको चावल का दिखाती हूँ। 1 मिनट। ये देखिए चावल का मैप है आपके पास में। यहाँ भारत में जो चावल है वो कहाँ कहाँ उगाया जाता है, और ये देखो, सबसे पहले आप ये साइंस देखिए, साइन लगे हुए हैं ये जो डार्क ग्रीन कलर का आपको देखेंगे तो आप वहाँ पर सबसे ज्यादा चावल उगाया जाता है, प्रमुख क्षेत्र है वो। और जहाँ ये लाइट कलर देखेंगे वो आपको गौण क्षेत्र, यानी कि चावल के इतना मात्रा में नहीं उगाया जाता। और जहाँ पर बिल्कुल वाइट आपको दिख रहा है तो वहां पर तो चावल की खेती है ही नहीं, बहुत ही कभी होगा तो कोई रेयर केस में होगा, अदरवाइज चावल की खेती वहां नहीं है। आप देखो
ये राजस्थान, हरियाणा, और इधर आप देखोगे ये यूपी, और इधर देखो एमपी, और इधर आपको देखने को मिलेगा जो आपको प्रमुख क्षेत्र है। ये देखो प्रमुख क्षेत्र में यूपी के कुछ स्टेट्स यहाँ आ रहे हैं, बिहार है, और ये छत्तीसगढ़ या आपका झारखंड के कुछ इलाके हैं, उड़ीसा के कुछ है इलाके हैं, पश्चिम बंगाल है जो सबसे ज़्यादा है, असम है, और यहाँ आप देखोगे कि ये उड़ीसा आ रहा है, ये आपका तेलंगाना का, एमपी का, ये महाराष्ट्र का कुछ पार्ट आ रहा है। हम और ये देखिए, ये ये देखो सारा, ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, और ये गोवा, ये केरल, यहाँ पर ये चावल सबसे ज़्यादा है। और ये जो तटीय इलाका है ये महाराष्ट्र का इधर का, कर्नाटक का इधर का, ये इधर जो है ये इधर तमिलनाडु का इधर इसका, तो यहाँ पर कम उगाया जा रहा है। और आपको साथ साथ में आपको गेहूं का भी दिखाती हूँ मैप। ये गेहूं का है। गेहूं के मैप में आप देखो, आपको यहाँ पे प्रमुख क्षेत्र देखने को मिलेगा डार्क पिंक कलर का, और लाइट बिल्कुल कलर है तो ये गौण क्षेत्र है, यहाँ पर चावल बहुत कम मात्रा में उगता है। तो ये देखो, ये है आपका, ये पूरा इलाका जितना भी है, ये पंजाब, जम्मू, ये उत्तर प्रदेश, और आपका हरियाणा, राजस्थान का कुछ इलाका, मध्य प्रदेश का, ये सब जो है मेन है गेहूं के लिए, उत्पादन के लिए। और जहाँ कम उगाया जाता है सिंचाई विचाई करके या कोई भी ऐसे उससे, तो ये आप देखो यूपी का कुछ इलाका है, ये बिहार का, इधर राजस्थान, गुजरात और एमपी, इधर महाराष्ट्र का है जहाँ पे थोड़ा बहुत गेहूं उगाया जाता है। तो हमने ये दिखा दिया आपको। और आपको ज़्यादा मैप बिल्कुल डीपली देखना है तो आप वीडियो देख लीजिएगा। मैंने 10th क्लास में जितने भी आने वाले मैप हैं उनके ऊपर वीडियो बना रखी है, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हो पूरे मैप। उसी में से आपके पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में भी, इससे बाहर कोई भी मैप नहीं आएगा जो मैंने यूट्यूब पे सॉल्व करवाए हुए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिन प्रतिदिन कृषि अंतर्गत भूमि कम हो रही है, यानी कि कृषि की भूमि दिन पे दिन कम हो रही है। क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं? अगर कृषि खत्म हो गई या कम हो गई तो क्या नतीजे होंगे? आप थोड़ी सी भी आप कल्पना कीजिए। सबसे पहले तो क्या होगा, अनाज की उत्पादन में कमी आ जाएगी। और जैसा कि आप सबको पता है कि जनसंख्या बढ़ रही है और हर व्यक्ति को खाने के लिए चाहिए। अगर खेती नहीं होगी तो ऑब्वियसली कि भोजन की कमी हो जाएगी। कम भूमि पर गहन कृषि होगी। गहन यानी कि जमीन कम होगी और ज्यादा से ज्यादा उसमें कृषि करेंगे। परिणाम स्वरूप क्या होगा कि उन्हें फर्टिलाइजर्स यूज करने पड़ेंगे, उर्वरक करने पड़ेंगे, केमिकल्स यूज करने पड़ेंगे। अधिक इस्तेमाल से भूमि की प्राकृतिक क्षमता जो है वो खत्म हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी। इसके लवणीय तत्व समाप्त हो जाएंगे। जो फसल को उगाने के लिए लवणीय तत्व होते हैं मिट्टी में स्वतः ही, वो सब नष्ट होते हो जाएंगे। अल्प या फिर छुपी बेरोजगारी जो है वो भी बढ़ जाएगी। कृषि आधारित उद्योगों को कच्चे माल की कमी का सामना करना पड़ेगा। उद्योग तो खूब लग जाएंगे, इंडस्ट्री लग जाएंगी, लेकिन उनके पास कच्चा माल नहीं आ पाएगा, तो फिर वो इंडस्ट्री भी क्या करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्तन दहन कृषि, जिसे हम झूम खेती भी कहते हैं या स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, बहुत सारे देशों में इसके अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो कुछ नाम मैंने यहाँ पे है और मैं आपको एक लिस्ट दिखाती हूँ। मैक्सिको और मध्य अमेरिका में इसको मिल्पा के नाम से जानते हैं। वेनेजुएला में कोनुको, ब्राजील में रोका, इंडोनेशिया में लदांग, वियतनाम में रे, और मध्य अफ्रीका में हम इसको किस नाम से जानते हैं? हम जानते हैं मसोले के नाम से। और देखिए इसमें देशों की बात हो रही है, अलग अलग देशों में हम झूम कृषि को अलग अलग नाम से जानते हैं। कुछ नाम आप यहाँ पर देखिए। झूम कर्तन दहन प्रणाली, स्लैश एंड बर्न प्रणाली होती है। कृषि जो है ये इसको मैक्सिको में क्या कहते हैं, मध्य अमेरिका में इसको मिल्पा बोलते हैं, यानी इन दोनों देशों में मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा। वेनेजुएला में इसको कोनुका के नाम से जानते हैं। ब्राजील में इसे रोका के नाम से जानते हैं। मध्य अफ्रीका में मसोले, जो मैंने अभी आपको लिस्ट में बताए थे। इंडोनेशिया में लद्दांग, वियतनाम में इसको रे के नाम से जाना जाता है। और भारत में भी अलग अलग क्षेत्रों में इसके अलग अलग नाम है, तो भारत के नाम भी देख लीजिए आप साथ साथ। और
यकीन मानिए कि आप ढंग से इसको तैयार कर लेंगे तो एग्जाम में इसी में से आने वाला है। भारत में भी प्रारंभिक कृषि यानी कि ये झूम खेती के अलग अलग नाम हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश में इसको बेवर या फिर दहिया कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में पोड़ू या फिर पेंडा के नाम से जानते हैं। उड़ीसा में इसे पामाडावी या कोमान के नाम से, या फिर इसको बरिंगा भी कहा जाता है। ये देखिए, पामाडावी या कोमान या फिर बरिंगा। उड़ीसा में इसके 3 नाम हैं, पामाडावी, कोमान और बरिंगा। और आंध्र प्रदेश में इसके 2 नाम हैं, पोडू या फिर पेंडा। और मध्य प्रदेश में भी 2 नाम है, बेवर या फिर दहिया। पश्चिमी घाट में कुमारी के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट ये वाला जो है, इसको कुमारी कहा जाता है यहाँ पर। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में जाएंगे तो भी इसको वालरे या फिर वॉल्ट्रे कहा जाता है। हिमालयन क्षेत्र में इसको खील के नाम से जाना जाता है। हिमालय क्षेत्र में इसे खील के नाम से जाना जाता है। और झारखंड में इसको कुरुवा कहते हैं। और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में हमारे इसको झूम खेती के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि कितने सारे नामों से इसको अलग अलग जानते हैं, और जो इसकी तकनीक है वो एक जैसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीविका निर्वाह कृषि की 2 विशेषताएं बतानी है। जीविका निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? जीविका निर्वाह यानी कि जीवन को यापन करने वाली, जीवन को बिताने वाली कृषि कैसी है, तो उसकी 2 विशेषताएं हमें बतानी है। भूमि के छोटे टुकड़ों पर परंपरागत रूप से इस पे खेती की जाती है। मतलब इसके लिए कोई व्यवसाय की जरूरत नहीं है कि व्यवसाय के लिए हमें इसको करना है। केवल अपने भरण पोषण के लिए ही ये खेती की जाती है। तो छोटे टुकड़े पर ये खेती जो है परंपरागत तरीके से की जा सकती है। प्रिया है मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने की पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता के ये निर्भर करती है। यानी कि इसमें कोई केमिकल वगैरह का ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाएगा, ज़्यादा पैसे की जरूरत नहीं होगी, ज़्यादा श्रम की जरूरत नहीं होगी, मेहनत की। और ये मानसून के आधार पर इसको लगा सकते हैं। और साथ में प्राकृतिक उर्वरता की ही जो है मिट्टी के अंदर है, उसी से काम चल जाता है इसका। अब आते हैं झूम या कृत्रिम दहन प्रणाली किसे कहते हैं। मैंने आपको ये तो बता दिया कि कहाँ पर किस नाम से जानी जाती है ये वाली खेती, लेकिन होती क्या है इसको मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्म में बताती हूँ। किसान अपने परिवार के भरण पोषण के लिए जमीन का एक टुकड़ा साफ करके उस पर अनाज या अन्य खाद्य फसलें पैदा करते हैं। जब जो खेती की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान क्या करते हैं, उस खेती की जगह को, उस भूमि के टुकड़े को नई जगह पर जा करके अब वो स्थानांतरित कर लेते हैं, अपनी खेती करते हैं, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। और क्या करते हैं, इस प्रकार का स्थानांतरण प्रकृति को प्राकृतिक प्रक्रियाओं के एक मिनट माध्यम से मिट्टी की उर्वरता खुद ही भर जाती है, उसमें भरने की अनुमति देता है। इसे ही झूम कृषि कहते हैं। तो मतलब कुछ टाइम जो किसान है वो क्या करते हैं, इसको बंजारे वगैरह ज्यादातर करते हैं कि भूमि के एक छोटे से टुकड़े को साफ किया, वहां खेती करी, और वहां खेती करने के बाद में जब खेती की फसल ले ली 2-3 साल, तो उस खेती की जमीन को वहीं पे ऐसी छोड़ जाते हैं परती। और उस पे या तो उस फसल को जला देते हैं जो ठुंड बचते हैं उसके, और ठुंड बच के फिर वो दूसरी जगह जाते हैं, जंगल को या ऐसी जगह को साफ करते हैं, दूसरी जगह की खेती करते हैं, फिर कुछ टाइम वहां करते हैं, फिर दूसरी पहली जगह पे फिर से वापस आकर खेती करते हैं। इसे हम झूम खेती के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका, स्पष्ट कीजिए कि कृषि और उद्योग किस प्रकार से साथ साथ बढ़ रहे हैं। ये आप बताइए कि कैसे बढ़ रहे हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इस पर लिख दिया है आप लोगों के लिए कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। कृषि और उद्योग 2 सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक घटक हैं। दोनों आपस में जुड़े हुए हैं क्योंकि वे किसी देश की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कृषि भोजन का एक प्राथमिक स्रोत है, जबकि भाई कृषि भोजन हमें कब मिलता है, जब खेती होगी जब ही तो मिलेगा, तो ये प्राथमिक स्रोत है। जबकि उद्योग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का प्रभारी है। जबकि उद्योग वस्तुएं जितनी भी हैं हमें मिलती हैं, या सेवाएं हमें मिलती हैं, यानी थर्ड ये टर्शियरी सेक्टर की बात हो रही है, तो ये सब हमें हमारे किस पर आधारित होते हैं, ये हमारे प्राइमरी सेक्टर पे आधारित होते हैं।
अधिकांश उद्योग कृषि उत्पादों जैसे कपास, जूट, गन्ना आदि पर निर्भर करते हैं। यदि किसी देश में कृषि बढ़ती है तो उसका औद्योगिक विकास भी होता है। खेती अगर अच्छी है किसी देश की तो समझिए कि उसका उद्योग भी अच्छा होगा। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? अभी मैंने ऊपर आपको बताया, उसी को डिफाइन कर लेते हैं कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि जो है कुदाल और खोदने वाली छड़ियों जैसे आदिम उपकरण और परिवार सामुदायिक श्रम की सहायता से, यानी कि या तो समुदाय की सहायता से या फिर परिवार की सहायता से ही, और पुराने जो हमारे परंपरागत चले आ रहे औजार हैं उससे भी ये कृषि हो जाती है। और इसमें ज़्यादा बड़ी भूमि की जरूरत नहीं है, तो भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर की जाती है। इस प्रकार की खेती मानसून, मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता और उगाई जाने वाली फसलों के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयोगिता पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व क्या है? तो आप सब जानते हो कि भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि महत्वपूर्ण योगदान देती है, और जो हमारी आज भी जो जीडीपी है वो कृषि पर ही आधारित है। 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराना भारत की प्राचीन आर्थिक क्रियाएं। पिछली कुछ शताब्दियों में कृषि कार्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन जो हुए हैं, ये भारत की जो कृषि के आधारित अर्थव्यवस्था है उसको संभाले रखी है। व्यावसायिक कृषि किसे कहते हैं? तो जिसे हमने वाणिज्यिक कृषि बोला है, वही व्यापारिक उद्देश्य से बड़े पैमाने पर की जाने वाली कृषि को व्यावसायिक कृषि कहते हैं। इस प्रकार की खेती मुख्यतः विशेषतः कहाँ पर उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए आधुनिक दानों की उच्च खुराक का उपयोग है, जैसे उच्च उपज वाले किस्म, जैसे जिसे हम HYV के नाम से जानते हैं। रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक आदि का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। भारत में किसानों को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? तो भारत में किसानों को मानसून की अनिश्चितता, यानी मानसून कब आ जाए, बारिश वगैरह, उसकी चुनौती होती है, चैलेंज है उसके सामने। गरीबी और ऋण का दुष्चक्र जो है भारत के किसानों पर लगा रहता है, और शहरों की और वो पलायन कर रहे हैं। जब वो गांव में उनको उचित रूप से वो फसल नहीं पा रहे हैं, या फिर उनको जो है सही दाम नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, शहरों की तरफ आ जाते हैं। सरकारी सुविधाओं तक पहुंच उनके लिए कठिन, और बिचौलिए जो है जो बिचौलिए होते हैं, मीडिएटर होते हैं, वो बीच में पैसा ज़्यादा खा जाते हैं। या फिर भ्रष्टाचार। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता। भारत में किसानों को जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का चैलेंज भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। उसकी जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता यानी किसी और देश में ज़्यादा फसल उगाना या वहाँ की खेती का ज़्यादा अच्छा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति की 4 हानियां भी बतानी है। आपने लाभ देखे कि HYV बीजों से, कीटनाशकों से चावल और उसकी गेहूं की खेती बहुत अच्छी हुई, लेकिन उसकी कुछ हानियां भी थी। अत्यधिक रसायनों के कारण भूमि का निम्नीकरण हो जाता है, जैसे सिंचाई की अधिकता से जल का स्तर नीचे गिर जाना। जो सिंचाई की अधिकता यानी जो बड़े बड़े मोटर्स, ट्यूबवेल्स, बोरिंग्स लगाए गए हैं खेतों में पानी देने के लिए, तो उससे क्या है, जमीन का सारा पानी वो खींच लेते हैं, और इसकी वजह से जमीन जो है नीचे से सूखी होती जा रही है। जैव विविधता समाप्त होती जा रही है। अमीर और गरीब किसानों के बीच में अंतर बढ़ता जा रहा है, जैसे कि जो हरित क्रांति की वजह से अच्छे बीजों का इस्तेमाल करता है, पानी की ट्यूबवेल्स उसके पास ज़्यादा होंगी, या फिर उसकी फसल अच्छी हो रही है, तो जो गरीब किसान है वो ये सब चीज़ें एकदम से नहीं खरीद पाता, तो इस वजह से मध्य अंतर इनके बढ़ता जा रहा है। अब आप ये देखिए, सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए कार्यक्रम, जो कि आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। तो कौन कौन से हैं, जैसे सरकार के द्वारा चलाए गए हैं जो
जोतों की चकबंदी, यानी जो खेत हैं खेतों की चकबंदी की गई सरकार के द्वारा। छोटे छोटे खेतों को एक कर लिया गया। सहकारिता और जमींदारों को समाप्त करने की प्राथमिकता की गई। सहकारिता और जमींदार जो थे, जमींदारी प्रथा, उसको खत्म करने के लिए सरकार के द्वारा कदम उठाए गए। 1980 से 1990 के दशकों में पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित जो हरित क्रांति, श्वेत क्रांति प्रारंभ की गई। पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, ये भी मैं आपको बताऊंगी अभी। जैसे पैकेट फूड जो होते हैं, पैकेट फूड में ये जो टेक्नोलॉजी है डेवलप हुई। और हरित क्रांति आपको पता ही है, चावल और गेहूं की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। श्वेत क्रांति भी आपको पता है, श्वेत क्रांति यानी दूध वाली क्रांति। 1980 से 1990 के दशक में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम प्रारंभ किए गए सरकार के द्वारा। जैसे इसमें क्या था कि ये ना हया नहीं है, इसको ह नहीं गा लिखिएगा, गया। सूखा, बाढ़, ये बाढ़ लिखिएगा, इसको आ की मात्रा लगाइएगा। सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग, बीमारी, आग, आग के बीच में कोमा लगाइएगा। बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान लागू किए गए। कम दर पर ऋण सुविधाएं सरकार के द्वारा दी गई। बुलेटिन कृषि कार्यक्रम चलाए गए, यानी कि टीवी पर, रेडियो पर या फिर उसमें न्यूज़पेपर्स वगैरह में प्रस्तावित करने की व्यवस्था की गई। किसान क्रेडिट कार्ड यूज कराया गया। व्यक्तिगत बीमा योजना भी शुरू की गई। किसान क्रेडिट कार्ड भी और व्यक्तिगत बीमा योजना भी और फसलों का बीमा भी सरकार ने शुरू किया। फसलों की न्यूनतम सहायता मूल्य भी रखा गया, जिसे हम समर्थित मूल्य के नाम से भी जानते हैं। और लाभदायक खरीद मूल्यों की घोषणा भी की गई। ये यहाँ पे आ की मात्रा लगाइए, घोषणा। देखो बच्चों, जब हम इतना टाइप करते हैं तो थोड़ा बहुत मिसप्रिंट हो ही जाता है, तो कृपया करके जो मैं आपको यहाँ पे सही करवाऊं उसको आप सही कर लीजिएगा। भारत में शस्य ऋतुओं का की व्याख्या करनी है, यानी कि अलग अलग प्रकार की जो मौसम है भारत के अंदर, उनकी हमें व्याख्या करनी है। भारत में 3 प्रकार की जो शस्य यानी कि जो मौसमी ऋतु हैं वो पाई जाती हैं। तो ये है फसल, रबी, खरीफ और जायद की। और इन तीनों में अंतर अगर आपसे पूछे या पूछे आपसे कि रबी की फसल के आप क्वालिटी बताइए, या क्या होती हैं, जायद की फसलें क्या होती हैं, या खरीफ की फसलें क्या होती हैं, तो आपको मैंने ये तीनों एक साथ करके बता दिए। तो आप अपने जो है इन्हें अलग अलग भी कर सकते हो और एक साथ भी कर सकते हो। मैंने इनको आपको एक साथ करके बता दिया है। रबी की जो फसल है वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोई जाती है। ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य इनको काट लिया जाता है। मुख्य फसलें हैं इसमें जौ, मटर, चना और सरसों। प्रमुख उत्पादक इसके कौन से हैं, राज्य हैं कौन कौन से, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश, ये इसके प्रमुख राज्य हैं। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली जो वर्षा है, उसमें रबी की फसलें अच्छी लाभदायक होती हैं। पंजाब, हरियाणा में हरित क्रांति फसलों में वृद्धि के कारण यही है। और फिर अब देखेंगे खरीफ की फसलें। खरीफ यानी गर्मी में उगाई जाने वाली ये फसलें अलग अलग क्षेत्रों में मानसून की शुरुआत में ही बो दी जाती हैं। जब मानसून की शुरुआत होती है जब इनको बो दिया जाता है, और सितंबर से अक्टूबर तक आते आते खरीफ की फसलों को काट लिया जाता है। इसकी मुख्य फसलें हैं जैसे चावल, मक्का, ज्वार, और ये ज्वार है, ज्वार नहीं है, ज्वार, कपास, जूट आदि। ये देखिए ज्वार। प्रमुख राज्य हैं असम, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और बिहार। जायद की फसलें होती हैं जो रबी और खरीफ की जो फसलें हैं उनके मध्य ग्रीष्म ऋतु में ही बोई जाती हैं। इसमें मुख्यतः तरबूज, तरबूज, खरबूजा और आपके खीरा, सब्जियां आदि आती हैं। ककड़ी भी इसी में ही आती है। रबी की फसल और खरीफ की फसल में हमें अंतर बताना है। देखिए सेम ही है लेकिन थोड़ा सा इसको डिफाइन कर दिया गया है, तो आप इसको देख लीजिएगा। मैं इसे दोबारा नहीं पढ़ रही हूँ, इसको आपको बस ऐसे ही डिवाइड करके बता दिया है। ठीक है, ये देखिए बस यहाँ पर आपको मैं बता देती हूँ कि इसकी जो फसलें हैं मुख्यतः है गेहूं, मटर, चना, सरसों आदि है रबी की। और आपकी जो है खरीफ की फसलों में आती है धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन आदि।
ये भी मैंने आपको बता दिया है कि सरकार के द्वारा जो है क्या क्या कार्यक्रम चलाए गए हैं। ये भी आप देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, दोबारा से इसको रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है, आपका भी टाइम वेस्ट होगा। कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा लिए गए उपाय, ये भी सेम है, ये देख लीजिए। चलिए इसको हम पढ़ देते हैं एक बार। क्वेश्चन देख लीजिए, कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा लिए गए कौन कौन से उपाय हैं, ये सुझाए हैं। तो ये है, कृषि उत्पादन में बहुत तय करने के लिए सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में, यहाँ पे स्वर नहीं है, ये प्रौद्योगिकी संस्थान जो संस्थागत सुधार किए गए हैं। इसके अतिरिक्त क्या किया है सरकार ने, अनेक प्रकार के संस्थाओं की स्थापना की है, जिनका वर्णन इस प्रकार है। सरकार द्वारा लिखिएगा यहाँ पर, इसे नहीं। कृषि क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा, ये देखिए सरकार द्वारा लिखा ना, यहीं पे आपको सरकार द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई है। कृषि क्षेत्र में यानी कि कृषि शिक्षा प्रदान करने के लिए, जो एग्रीकल्चर की पढ़ाई करते हैं उसमें प्रदान करने के लिए देश में विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो कृषि के सब्जेक्ट को पढ़ाती हैं, ऐसे विश्वविद्यालयों की जो है स्थापना की है सरकार ने। पशुओं के लिए बड़े पैमाने पर चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराई हैं। बागवानी विकास को प्रोत्साहन दिया है। मौसम विज्ञान और मौसम का पूर्वानुमान लगाने के क्षेत्र में भी काफी अनुसंधान और विकास सरकार के द्वारा किया गया है। विभिन्न पशु प्रजनन केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। यहाँ पर जो पशु है वो मतलब बच्चे वगैरह देते हैं और उनको बीमारियों को दूर रखा जाए जिससे। ये भी आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करिएगा। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी आपको बतानी है। तो वैश्वीकरण के प्रभाव वश भारत में वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन मिल रहा है। कृषि क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के ढांचागत सुधार किए गए हैं, जैसे प्रौद्योगिकी में बदलाव किया गया है, बाजार की सुविधा दिखाई गई है, साख यानी जो लोन होता है, लोन विस्तार और आदि वैश्वीकरण के ही परिणाम है। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति जो दलहन को लेकर है, परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के फसलों के उत्पादन की बढ़त को संभव बनाया है इसने। कृषि उत्पादों के निर्यात को भी बढ़ावा दिया है और कार्बनिक कृषि को प्रोत्साहन मिला है। जीन क्रांति, जिसको या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहा जाता है, जैसी अवधारणाओं का कृषि में इस्तेमाल किया जाने लगा है, जिसके अंतर्गत अनेक किस्मों के बीजों का आविष्कार किया जाता है। तो बेटा आप सब बिल्कुल ध्यान से करिएगा। देखिए आपको पता है कि मैं कितनी मेहनत से आपके लिए लगातार ये मैंने नोट्स बनाए हैं और आपको एक्सप्लेन करके भी समझा रही हूँ, केवल इसलिए कि आप अच्छी तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर पाएं। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि कौन से चैप्टर के आप नोट्स लेना चाहते हैं। फिर से शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीविका निर्वाह और वाणिज्यिक कृषि में अंतर। तो ये भी मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन किया है। इसको जब आपसे 5 नंबर में पूछे, अगर दोनों में डिफरेंसेस पूछ रहा है, मैंने अलग अलग आपको ऊपर बताया यहाँ पे डिफरेंस है, तो डिफरेंस को आप देखिए इस तरीके से करके आप इसको वहाँ पे दिखाएंगे एग्जाम के अंदर। मैं इसको दोबारा से नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन आप देखिए वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। गन्ने की कृषि के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां कौन सी हैं, उनका वर्णन करना है। भारत में इसके उत्पादन और वितरण का भी उल्लेख करके आपको दिखाना है। चावल, चाय और गन्ना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियां कौन कौन सी हैं गन्ने को लेकर के। तो गन्ने के लिए है, यह एक उष्ण कटिबंधीय उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। जैसे कि आपकी चाय थी, यह 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के तापमान और 75 सेंटीमीटर के वार्षिक वर्षा के साथ गर्म और आर्द्र जलवायु में अच्छी तरह से बढ़ता है। तो इसको कितना तापमान चाहिए, करीब 21 से 27 सेंटीमीटर तक का इसको जो है सेल्सियस का तापमान चाहिए। और वार्षिक वर्षा यानी पूरे वर्ष में कितनी वर्षा, 75 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। और
अगर वो मतलब ये गर्म और आर्द्र जलवायु में अच्छी तरह से बढ़ता है। 100 सेंटीमीटर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। अगर पानी कम है खेतों में, 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रही है वहां पर, तो वहां पर सिंचाई दी जाती है। सिंचाई यानी कि आर्टिफिशियल रूप से पानी दिया जाएगा उसके अंदर, वो आपके ट्यूबवेल्स के जरिए, नहरों के जरिए, किसी भी कुओं के जरिए। विभिन्न प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है जो है गन्ना, और इसमें बुआई से लेकर कटाई तक शारीरिक श्रम की बहुत जरूरत होती है, बोने में भी और गन्ने को काटने में भी। सबसे अच्छा कहाँ पे आपको दिखाया गया है, गन्ने का वितरण देख लो कहाँ का है। ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा कहाँ है, ब्राजील में। उसके बाद गन्ना दूसरे नंबर की सबसे बड़ी उत्पादक देश है पूरे वर्ल्ड के अंदर। पहले ब्राजील, दूसरा भारत। मुख्य गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार और आंध्र प्रदेश हैं। तो तमिलनाडु का गन्ना भी बहुत अच्छा होता है। और चावल जो है, चावल में पहले नंबर पर चाइना, दूसरे नंबर पर भारत। किस फसल को सुनहरी रेशा भी कहा जाता है, ये ऊपर आपको बता दिया मैंने। इस जूट को कहा जाता है, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, और इसके प्रयोग भी बताए गए हैं। अब मैं आपको ना एक मैप वो दिखा देती हूँ, आप ये टॉपिक भी जरूर देख लीजिए। ये भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, और ये इसको आपको पता होना चाहिए, इसका ये नोट्स है, तो आप इसको देखो। भूदान, ग्रामदान, ये वर्ड अगर आपका कहीं आता है एग्जाम के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है कि ये क्या चीज है। महात्मा गांधी, और ये एक क्वेश्चन ये एक नंबर में भी आ जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है कि भूदान ग्रामदान किसने शुरू किया है, कौन है इसके कर्ता धर्ता, कौन है, तो वो है विनोबा भावे। तो आप इसको एक नंबर, और आप इसके 3 नंबर या 5 नंबर के लिए बिल्कुल इसको तैयार रहिएगा, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके कृषि चैप्टर का। महात्मा गांधी ने, विनोबा भावे जो थे, जिन्होंने उनके सत्याग्रह में सबसे निष्ठावान सत्याग्रही की तरह भाग लिया था, किन्होंने, विनोबा भावे ने, को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित कर रखा था। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी ने आध्यात्मिक उत्तराधिकारी किसको घोषित किया, तो वो किया था विनोबा भावे को। उनकी गांधी जी, उनकी यानी विनोबा भावे जी की, गांधी जी की, गांधी जी ने ग्राम स्वराज की अवधारणा चलाई थी, बहुत उनकी गहरी आस्था थी इसके अंदर। तो गांधी जी की शहादत के बाद, शहादत यानी कि उनके एक्सपायर होने के बाद, उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए विनोबा भावे ने, ये जो ग्राम स्वराज है इसको पहुंचाने के लिए विनोबा भावे ने लगभग पूरे देश की पदयात्रा की। एक बार जब वे, पदयात्रा का मतलब होता है पैदल यात्रा करना, एक बार जब वे आंध्र प्रदेश के एक गांव पोचमपल्ली में बोल रहे थे, यानी कि लोगों को संबोधित कर रहे थे, तो कुछ भूमिहीन, जिनके पास अपनी जमीन नहीं थी, भूमिहीन गरीब ग्रामीणों ने, गांव के लोगों ने या ग्रामीणों ने उनसे अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी, जमीन मांगी, कि भाई हम अपनी आर्थिक रूप से भरण पोषण कर पाए, तो हमारे पास जमीन नहीं है, क्या वो हमारे को मिल सकती है। विनोबा भावे ने उनसे तुरंत कोई वादा नहीं किया, लेकिन उनको ये आश्वासन दिया कि यदि वे सहकारी खेती करें, सहकारी यानी कि मिल करके खेती करें, तो वे भारत सरकार से बात कर सकते हैं कि आप लोगों को जमीन दे भारत सरकार। अचानक ही उसमें क्या हुआ, जब वो सभा कर ही रहे थे, तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था श्री राम चंद्र रेड्डी। वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि मैं 80, जिनके पास जमीन नहीं है, 80 ऐसे ग्रामीणों को अपनी 80 एकड़ जमीन दे देता हूँ। इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया भूदान। बाद में विनोबा भावे ने यात्राएं की और अपना ये विचार पूरे भारत में फैलाया कि भाई इन्होंने जो थे अपने 80 एकड़ जो जमीन है वो किसान उसको गरीबों को दे दी है, यानी कि जिनके पास भूमि नहीं है, किसान है, उनको अपनी भूमि दे दी, और ये भूदान कहलाया। भू यानी जमीन का दान करना। कुछ जमींदारों ने, जो अनेक गांवों के मालिक थे, जिनके पास बहुत सारे सारे गांव थे, ऐसे जो जमींदार थे, उन्होंने क्या किया, भूमिहीनों को
पूरा गांव देने की पेशकश कर ली। मतलब एक आप उसको कह लीजिए, या तो बड़ाई में आकर कह लीजिए, या फिर उनकी इन्फ्लुएंस में आकर कह लीजिए, अच्छाई कह लीजिए, या फिर सरकार से डर के भी कह लीजिए। तो इसे कहा गया ग्राम दान। यानी जब भूमि दान में दी रामचंद्र रेड्डी ने, तो उसको भूदान कहा गया। लेकिन जब इन्होंने जमींदारों ने अपने गांव के गांव जो जिनके वे मालिक थे, वो ही भूमिहीन लोगों को देना शुरू कर दिया, तो इसको कहा गया ग्राम दान। भूदान, ग्राम दान। परंतु कुछ जमींदारों ने तो भूमि सीमा कानून से बचने के लिए, क्योंकि जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया था, हमारा लोकतंत्र स्थापित हो गया, संविधान बन गया, तो उसमें एक भूमि सीमा कानून बनाया गया था, और उससे बचने के लिए अपनी भूमि का एक हिस्सा दान में दे दिया था, अ, जिससे वो इस भूमि सीमा कानून से बच सके। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए इस भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए रक्तहीन क्रांति क्या है, तो भूदान ग्रामदान आंदोलन ही हमारी क्या है, रक्तहीन क्रांति है। बिना रक्त के, यानी बिना खून वून बहाए वो लोगों ने ग्राम दान कर दिया। श्वेत क्रांति पूछा जाए या ऑपरेशन फ्लड पूछा जाए, तो वो दूध से संबंधित है। हरित क्रांति पूछा जाए, तो हरित क्रांति किससे लेकर है कि आपकी चावल और गेहूं के उत्पादन से। और अगर आपसे सुनहरी कृषि क्रांति पूछा जाए, तो दालों के उत्पादन से। ठीक है, आप इसको ध्यान से पढ़िए, नोट्स बनाइए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि और किस टॉपिक पे आप चाहते हैं वीडियोस को। और हाँ, इनमें से आपके 100% तो नहीं, हम 99.9% इसमें से आपके आंसर्स क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो आप ध्यान से करिएगा इसको। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।